मुद्दे को लेकर आज फैसला करते हैं। इससे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप लोगों ने हमारे जो मुद्दे हैं उनको आम जन तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुद्दा ये है कि बालोतरा बाड़मेर जिले के अंदर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट स्थापित होने जा रहा है, जिसका 21 अप्रैल 2026 को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। देखिए, जब शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को लगने की बातें चली, उस समय से हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने ही नहीं, पूरे बाड़मेर और बालोतरा जिले के लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद की नज़र से इस प्रोजेक्ट को देखा गया, जिसे मारवाड़ का भाग्य, मारवाड़ की जीवन रेखा के रूप में देखा गया। मगर आज हालात ये है कि आम जन के लिए ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट संघर्ष और चिंता का विषय बन चुका है। मैं बात करूं रिफाइनरी प्रोजेक्ट के अंदर रोजगार की, तो आरंभिक दौर पर इन लोगों ने स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर रोजगार देने के वादे किए, जो आज धरातल पर आप अगर देखने के जाओगे तो वो आपको शून्य नजर आएगा। स्थानीय युवाओं को रिफाइनरी के प्रबंधक और हमारे यहाँ के सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एक तकनीकी कौशल की बड़ी डिग्रियों का अभाव बताते हुए उन्हें रोजगार से दरकिनार कर रहे हैं। जब भी कोई युवा रोजगार की बात करे तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि आपके पास में तकनीकी कौशल की कोई बड़ी डिग्री नहीं है और उसके सिवाय आप है जो इस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं कर सकते। और यहाँ के युवा एक सिक्योरिटी गार्ड की सबसे मैं नॉर्मल पोस्ट समझूं तो उसके लिए भी पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन कंप्लीट युवा, बड़ी शर्म की बात है मुझे कहना पड़ रहा है कि नेताओं से अप्रोच लगवाने के लिए फ़ोन करता है, बोलता है कि साहब मुझे रिफाइनरी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगना है, मेरी सुपारिश कीजिए। तो मुझे बताएं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य सांभरा का, साजियाली का और 10 किलोमीटर के दायरे में जो स्थानीय लोग हैं उनका इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। युवाओं को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, नेताओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और मैं अगर वहाँ के स्थानीय लोगों का विवरण ये लोग बता रहे हैं कि क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मेरा एक सवाल इन रिफाइनरी प्रबंधकों से, यहाँ के शासन और प्रशासन से है कि क्या किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, उसको तैयार करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में क्या सारे के सारे तकनीकी कौशल की बड़ी डिग्री वाले लोगों की आवश्यकता होती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर प्रोजेक्ट को तैयार करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में जीरो लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के लोगों की, सबका अपना अपना काम होता है। सबकी भागीदारी जब उसमें होती है तभी वो प्रोजेक्ट है जो तैयार होता है, सुचारू रूप से चलता है। तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भी सभी लेवल के लोगों की, जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल के लोगों की जरूरत है। काम भी करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को है जो दरकिनार किया जाता है। 500-600 के लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए युवा 3-4 ग्राम पंचायत जो इसके टच में है वहाँ के, और मैं बताऊँ आपको तो 150-200 के लगभग ITI और तकनीकी कौशल में डिप्लोमे किए हुए। और किसानों ने जब शुरुआत में रिफाइनरी यहाँ पे लगना तय हुआ तो उस समय उन्होंने सोचा था, क्योंकि किसान हमेशा एक भोला ही होता है, जैसी सुनता है उसके अनुरूप चल पड़ता है। तो लोगों के बेकावे में आकर, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट से हमें फायदा होगा, हम लोग है जो ट्रैक्टर गाड़ियां ये खरीदें और वो अपनी रिफाइनरी के अंदर लगेगी और अपना हमारे बच्चों को है जो रोजगार मिलेगा। मगर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और गाड़ियां, सारे के सारे व्हीकल है जो आज किसानों के घरों के आगे खड़े हैं। तो आप सोचें कि उन किसानों के लिए उनकी आमदनी कितनी है, साल में एक फसल लेते हैं, उसमें ही उनका घर का खर्चा चलाना, बच्चों की एजुकेशन चलाना और उन खड़ी गाड़ियों और ट्रैक्टरों की किस्तें भरना कितना मुश्किल हो रहा है। किसान मानसिक रूप से बहुत ही परेशान इस रिफाइनरी को लेकर है। मेरी मांग रहेगी सरकार से कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगार के लिए एक तय तारीख की जाए और जगह एक फिक्स की जाए जहां पर रिफाइनरी प्रबंधक और यहाँ का शासन प्रशासन के लोग और वहाँ के वरिष्ठ लोग जो स्थानीय जिसे हम कहते हैं वहाँ के भी वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोगों की शामिल एक कमेटी बने और उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों की योग्यता के अनुसार विवरण मांगा जाए और अपनी जैसी जैसी योग्यता युवाओं की है और उनके पास जैसे जैसे व्हीकल्स है, जहाँ पर स्थान मिले उनको रोजगार दिया जाए। विकास को लेकर बात की जाए तो धरातल स्तर पर प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, स्थानीय स्तर पर कितना विकास, क्या हकीकत क्या है? देखिए, मैं बात करूंगी CSR फंड की, जो स्थानीय सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे खर्च होना चाहिए था। जब रिफाइनरी शुरुआत में यहाँ पर लगना तय हुई थी उस समय इन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जो शर्तें होती है उन पर इन्होंने सहमति जताई कि हम लोग है जो 2.5% पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट का यहाँ की स्थानीय लोगों के
विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उनकी जो जरूरतों के जैसे जैसे हमें मुद्दे लगेंगे उन पे खर्च करेंगे। मगर इन लोगों ने शुरुआत में ये जुलाई 2018 में एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को एक लेटर लिखा। उसमें इन्होंने ये चीज बताई कि 2.5% जो CSR के नाम पे खर्च किए जाएंगे, ये अमाउंट है जो बड़ा है। और उसका एक रीजन दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप गौर से सुनना। उन्होंने इसमें ये मेंशन किया इस रीजन को कि इट वाज आल्सो स्टेटेड दैट द इश्यूज रेज्ड ड्यूरिंग द पब्लिक हियरिंग वुड नॉट रिक्वायर सच एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा है कि हमने जनता से जनसुनवाई की और उसमें उनके जितने मुद्दे थे उनके लिए ये बजट है जो बहुत ज्यादा है। लोगों को इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है साहब। पूरा झूठा एक आंकड़ा, झूठी एक रिपोर्ट है जो उन्होंने पेश की, जिसके आधार पर एक ये लेटर इनको वापस जारी हुआ था 31 जनवरी 2020 को, जिसमें ये लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, जिसमें इन्होंने बताया कि उस समय प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 43 पॉइंट कुछ करोड़ थी और उसका इन्होंने 107 करोड़ है जो CSR के नाम पे खर्च करना तय किया। जो उस समय की तत्कालीन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी उसका 0.25% CSR के नाम पे खर्च करना इन्होंने तय किया। जो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमने जन सुनवाई की और उसमें है जो लोगों की डिमांड ही नहीं है कि हम लोग इतना पैसा कहाँ पर खर्च करें। उसके बाद में इन लोगों ने प्रोजेक्ट की कॉस्ट 43 करोड़ समथिंग कुछ थी और उसके बाद में 43,000 करोड़ इन्होंने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ाया 80,000 करोड़ के लगभग। फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 80,000 करोड़ के लगभग है, लेकिन CSR का फंड है वो 43,000 के अकॉर्डिंग इन्होंने 107 करोड़ जो तय किया था वही आज तक की रिपोर्ट में वही चल रहा है। हमारे यहाँ के खूब सारे जनप्रतिनिधिगण लोग वो कहते हैं कि 0.25% है जो हम लोगों को CSR फंड मिल रहा है। मैं उनको भी बता देना चाहती हूँ कि आज अगर 80,000 करोड़ में से अपने को 107 करोड़ रुपए CSR के नाम पे मिल रहे हैं तो ये 0.25% भी नहीं है, 0.12 या 13% के लगभग है जो CSR के नाम पे हमें पैसा दिया गया है। तो शुरुआत में जब 2.5 करोड़ था वो 80,000 करोड़ की लागत से हमारा CSR का बजट बन रहा था 2,000 करोड़ और उसमें से अभी मिल रहा है हमें 107 करोड़। पूरा 1892.18 करोड़ का नुकसान है जो स्थानीय लोगों को CSR के नाम पे हुआ है। और हकीकत यह है कि 0.25 नहीं केवल 0.13% CSR के नाम पे पैसा खर्च करना इन्होंने बताया। और वो भी पैसा जहां पर खर्च हुआ ना तो यहाँ की आम जनता से कोई रायशुमारी की गई इन्होंने, क्योंकि देखिए पश्चिमी राजस्थान जो हमेशा से सुविधाओं के अभाव में रहा है और ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ के लोगों को अगर पैसा किसी बजट में आ रहा है तो वो चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिनसे निपटने के लिए बहुत सारा बजट है जो इन लोगों को चाहिए। मगर इन्होंने किसी भी तरह की आमजन से सुनवाई नहीं की। कुछ रोडें हैं जो इन्होंने डेवलप की है मगर रोडों से भी बेहतर ज्वलंत मुद्दे इतने थे कि उन पे अगर खर्च किया जाता तो आमजन को ज्यादा है जो राहत मिलती। इन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया जो सामरा ग्राम पंचायत के अंदर इस नेशनल हाईवे के पास में बनी है। स्कूल बहुत अच्छी है, तारीफ़े काबिल है। मैं उसके पूरे स्टाफ की और मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उसके अंदर शिक्षा का माहौल बहुत शानदार है, अनुशासन है, बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके उन पे पूरा फोकस किया जा रहा है। मगर समस्या यह है कि स्थानीय बच्चों को प्रवेश अभी नहीं दिया जा रहा है। सीटें फुल का हवाला देकर उन बच्चों को दरकिनार किया जा रहा है। जब स्थानीय बच्चों को सीटें फुल का हवाला देकर दरकिनार किया जा रहा है तो फिर वो CSR फंड से बनी हुई स्कूल स्थानीय लोगों के लिए कब काम आएगी? मेरी समझ से ये बाहर है। मैं स्कूल के प्रशासन, रिफाइनरी प्रबंधक और यहाँ के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगी। हमारी मांग ये है कि स्थानीय बच्चों को उस स्कूल के अंदर प्रवेश कैसे मिले, इसके लिए आप एक कोई अपना है जो शेड्यूल जारी करें, कैसे न कैसे कोई रणनीति बनाए जिसके जरिए है जो स्थानीय बच्चों को एडमिशन मिले। उसके बाद में मैं बात करूँ ग्रीन बेल्ट की, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जो शर्तें थी उन पे इन्होंने सहमति जताई कि जो हमारे को जितनी जमीन हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर काम में ले रहे हैं उसमें से 1300 एकड़ के लगभग जमीन यानी कि 33% भाग पर हम लोग है जो ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। मगर आज अगर आप लोग देखने को जाओगे तो वहां पर शून्यता के तौर पे आपको ग्रीन बेल्ट नजर आएगा। इन्होंने उसमें शर्त में ये भी इस बात की भी सहमति जताई कि शुरुआती प्रोजेक्ट जब भी लगना शुरू होगा उसमें पर ईयर 25,000 पौधे हैं जो हम लोग लगाएंगे, डेवलप करेंगे।
तो मुझे लगता है कि 25,000 पौधे अगर पर ईयर लगाए होते तो आज 7-8 साल रिफाइनरी को काम शुरू हुए हो गए। आज तक 1.5 से 2 लाख पौधे हैं जो वहाँ पे लगे हुए होने चाहिए। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आप लोग विजिट करना वहाँ पर जाकर। इन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि यहाँ की जो भूमि है वो लवणीय है, यहाँ पे हर किसी किस्म के पौधे लग नहीं पाते। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित करने के लिए आपने उस भूमि को अच्छा बना दिया, आपके कामयाबी आपके लिए बना दिया। तो आप जो ग्रीन बेल्ट लगाने के लिए भूमि है जो उसको लवण की मात्रा को कम करने के लिए मिट्टी डालें, और बहुत सारी किस्म के पौधे हैं जो लवण की मात्रा के अनुरूप जो लगने वाले हैं उनको लगाए जाए। मगर इन्होंने कागजों में किसी न किसी तरह का बहाना बना के हवाला दिया है कि भूमि लवणीय है, लगाई नहीं जाएगा, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर आप भी समझते हैं कि रिफाइनरी चलेगी, उसमें कितना पॉल्यूशन होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को कितना वो धुआं झेलना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके के मिट्टी का पॉल्यूशन और भी कई तरीके के पॉल्यूशन है जो होंगे, वो उसके शिकार है जो वहाँ का स्थानीय लोग होंगे। उसके लिए इन्होंने 1% भी काम नहीं किया। और आज हम लोगों ने वहाँ पर रिफाइनरी का विजिट किया था, उस समय देखा था कि किस तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनके स्वागत में नेशनल हाईवे के टच में जो 400 मीटर 500 मीटर का जो दायरा है वहां पर कल रात में है जो पौधे उन्होंने लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पौधे अगर 5 साल पहले लगाए होते तो आज वट वृक्ष बन जाते और हम लोगों को यहाँ जो प्रदूषण से बचाने में कामयाब होते। अब मैं बात करूंगी वाटर बॉडीज की, सांबरा की, जिसे जीवन रेखा कहा जाता था, क्योंकि सांबरा पश्चिमी राजस्थान का अगर कहें तो जिस ग्राम पंचायत के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी जमीन हुआ करती थी, पूरे बाड़मेर और बालोतरा जिले का आवारा पशुधन था, उसे लोग हैं जो यहाँ पर आवारा के रूप में छोड़कर चले जाते थे। वो मानते थे कि सरकारी जमीनें चारा खूब है, और 3-4 तालाब हमारे हुआ करते थे जिसमें साल भर का पानी चलता था। वो पशुधन भी पानी पीता था, गांव के लोग भी पानी पीते थे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो तालाब थे हमारे गाँव के 2 जिनको जीवन रेखा के नाम से लोग जानते थे, उनकी जीवन लीला थी वो उन तालाबों से जुड़ी हुई थी। उन दोनों तालाबों को रिफाइनरी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। एक तालाब है जिसके जो आगोर है, जहां से पानी का आने का जो रास्ता है उधर उन्होंने गड्ढे खोद के पूरा का भराव डाल दिया, जिससे उसकी जो पानी का आवक था वो रुक गया। और दूसरा जो तालाब है जिसको कुमारिया नाडा के नाम से हम लोग जानते थे, उसको इनकी जो टाउनशिप बनी है, आवासीय कॉलोनी, उसके अंदर इन्होंने बाउंड्री के अंदर लेके उसको नष्ट कर दिया गया है। और बड़े दुख की बात यह भी है कि एक तालाब का तो इन्होंने नाम भी अपनी क्लियरेंस की रिपोर्ट 2018 से लेकर 2025 तक की, उसमें कहीं उसका जिक्र तक नहीं किया है। जो साल भर पीने का पानी उसमें हम लोगों को मिलता था, जिससे वहाँ के पशुधन की, वहाँ के लोगों की जीवन लीला जुड़ी हुई थी, उसका तो इन्होंने जिक्र करना ही छोड़ दिया। उसके सिवाय ये लोग बोल रहे हैं कि 15 वाटर बॉडीज है जिनको हम लोग है जो रिपेयर करेंगे और डेवलप करेंगे। उसमें से 5 वाटर बॉडीज, इनकी जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें इन्होंने बताया कि 5 वाटर बॉडीज है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। मैं उनके छायाचित्र भी आपके सामने, आज तो मेरे पास मौजूद नहीं है, कल परसों में मैं आपको पेश कर दूंगी किस तरीके से उन्होंने है जो डेवलप किया है। उसमें इन्होंने 5 वाटर बॉडीज के नाम दिए हैं: खारी नाडी, कोड़ा नाडा, कसयों की नाडी, सिरधानी नाडी, तालाब और डिहार नाडी। इनके मैं 5 के आपको फोटोज है जो बता दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कितना इन्होंने है जो उनको डेवलप किया है। अब मैं बात करूंगी हमारी जो यहाँ का एक पक्षी जिनको कुर्जा के नाम से जाना जाता था, यहाँ की जब ये रिफाइनरी नहीं लगी थी तब पूरा तालर हुआ करता था जिसमें बारिश का पानी और पानी के बाद में जो खाने उनके अंदर पानी, उसमें एक कुर्जा नाम का पक्षी है वो हमारे यहाँ पे प्रवास के तौर पर आता था। आज कुर्जों के लिए कहीं पर भी इन्होंने स्थान नहीं छोड़ा है। उसके लिए भी इन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि हमने वहाँ पे रिसर्च किया है, JNU की हमने टीम भेजी है और उसमें हमें रिसर्च में पता चला है कि कुर्जों को कोई भी किसी भी प्रकार की इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट से कोई परेशानी नहीं हुई है। उनके लिए है जो स्थान और भी पड़े हैं, मगर हम लोग वहाँ के स्थानीय, हम लोगों को पता है कि वो जो कुर्जा प्रवास के लिए यहाँ आती थी उनके अभी क्या हालात हैं, वो पक्षी जाने या फिर हम लोग स्थानीय जाने, ये कागजों में लिखने से सच्चाइयाँ बयां नहीं होती। और इसके बाद मैं बात करूँगी एक रेलवे लाइन का सर्वे जो किसानों के ऊपर संकट का विषय बन चुका है।